हेलो लर्नर्स। लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं डीएनए से रेप्लिकेशन कैसे होता है। आज आगे की क्लास में हम सेंट्रल डोग्मा का अगला प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, जो होता है कौन सा सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का अगला जो प्रोसेस होता है वो बच्चों डीएनए से डीएनए का बनने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, रेप्लिकेशन। देन फर्दर डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन। और आगे आरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। लास्ट क्लास में हम यहाँ पे रेप्लिकेशन को पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सेकंड हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और कैसे होता है, कहाँ होता है, ये सभी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस जिसके अंदर डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। सबसे पहले डीएनए जो होता है, डीएनए से डायरेक्टली आरएनए जो प्रोटीन निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वह नहीं बनकर एक प्रीवियस आरएनए जिसको कह सकते हैं एचएनआरएनए या हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए जिसको हम कहते हैं उसका निर्माण होता है। इस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है इसके अंदर हम देखेंगे डीएनए से एचएनआरएनए का निर्माण कैसे होता है। उसी के पश्चात इसी के अंदर हम देखने वाले हैं एचएनआरएनए को आगे हम एमआरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए जो कि आगे प्रोटीन निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको किस प्रकार से बनाते हैं। पहला जो प्रोसेस है आरएनए निर्माण का या एचएनआरएनए का निर्माण, उसको हम देखेंगे। ये जो हमारा डीएनए है सबसे पहले जो हमने रेप्लिकेशन के अंदर बनाया है। रेप्लिकेशन के अंदर हमने देखा था, हमने एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण किया था। अब हम एक डीएनए की श्रृंखला को लेकर उससे निर्माण करने वाले हैं आरएनए का। आरएनए के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो ये न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजन क्षारकों का जो क्रम है, ये जो क्रम होता है ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ क्रम, ये जो कहलाता है वो बच्चों कहलाता है न्यूक्लियोटाइड का क्रम। किसका क्रम, न्यूक्लियोटाइड का। जैसे ये यहाँ पे है एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार हमारा जो डीएनए होता है वो कैसी श्रृंखला होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये सामने की ओर हम इसको जो देखते हैं वो होते हैं बच्चों नाइट्रोजन क्षारक। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य जो बंध होता है उसको हाइड्रोजन बंध कहते हैं, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं उसके अंदर जो क्रम होता है वो हमें आज की क्लास में जो आरएनए का डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आवश्यक होगा। जैसे हम देखेंगे डीएनए की जो श्रृंखला होती है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें आवश्यक होता है एक टाटा बॉक्स अर्थात नाइट्रोजन क्षारकों का ऐसा क्रम जिसके अंदर थाइमिन एडिनिन कुछ इस तरीके के नाइट्रोजन क्षारक एक साथ पाए जाएंगे। 20 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक इस प्रकार से पाए जाएंगे और इसको पहचानने का जो काम करेगा वो करेगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उसके इस क्रम को पहचानने का कार्य करता है। इसके बाद 3 प्रोसेस जो हम देखने वाले हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का दीर्घीकरण और समापन कैसे होता है। जो आरएनए का डीएनए का प्रारंभन होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उसके लिए इन तीनों प्रोसेस के लिए हमारे पास एक जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि डीएनए से हम किसका निर्माण कर रहे हैं, आरएनए का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हम जो भी पॉलीमरेज यूज में लेंगे या जो भी एंजाइम यूज में लेंगे वो किस प्रकार का होगा, आरएनए का पॉलीमरेज एंजाइम होगा। इसलिए सबसे पहले जो प्रारंभन होगा वो हम देखते हैं जो डीएनए होता है
डीएनए के अंदर दो नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य जो क्रम होता है उसको कौन सा बंध बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध। अब ये हाइड्रोजन बंध जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा क्या कर दिया जाता है? ब्रेक कर दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है। इसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है जिससे हमारा जो डीएनए होता है वो बच्चों क्या हो जाता है, जैसा कि हमने रेप्लिकेशन में देखा था, ओपन हो जाता है या खुल जाता है। अब इसके ऊपर यहाँ पे दीर्घीकरण की प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है? डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसके अपोजिट में हमारे पास यहाँ पे जो बनने वाला है वो इसका पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। कौन? आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का निर्माण होगा और इसके मध्य वापस कौन से बंधों का निर्माण होगा? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मध्य। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये है दूसरा न्यूक्लियोटाइड। इन दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य जिस बंध का निर्माण होगा उसको बंध का कहते हैं कौन सा? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य जो बंध बनता है उसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बंध। क्या सीखा हमने? प्रारंभन जो होगा उसमें हम डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं उसके अंदर हाइड्रोजन को ब्रेक कर दिया जाता है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा और श्रृंखला खुल जाती है। और श्रृंखला के खुलने के साथ जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके पूरक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण भी होता है, किसके द्वारा होता है? आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। और इन न्यूक्लियोटाइडों के मध्य एक बंध का निर्माण होता है, उसको कहते हैं कौन सा बंध? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। अंतिम रूप से हम देखेंगे जो न्यूक्लियोटाइड बने हैं या न्यूक्लियोटाइडों के मध्य जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध बने हैं इनका समापन कैसे होगा। जिस तरह ये डीएनए आगे बढ़ता जाएगा और अंत में यहाँ पे हमारे आरएनए का निर्माण हो गया है और इस तरह भी हमारे किसका निर्माण हो गया है? आरएनए का। लेकिन अब ये समापन कहाँ होगा? तो हम देखेंगे डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उसके अंदर पेलियोट्रिक क्रम का आ जाने से, पेलियोट्रिक नामक क्रम के आ जाने से हमारे जो होता है वो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बच्चों? रुक जाता है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है? रुक जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे पास एक डीएनए है और उससे किसका निर्माण हो गया है? आरएनए की श्रृंखलाओं का निर्माण हो चुका है। इसलिए अभी ये जो आरएनए बनाया है वो बच्चों हमने किस प्रकार का बनाया है? एचएनआरएनए, जो आगे प्रोटीन का निर्माण कर सकता है? नहीं। इसके लिए हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? रिफॉर्म करने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे। किस तरीके से होने वाले हैं ये बदलाव? जो एचएनआरएनए है उसके अंदर एक विशेष प्रकार के कोडिंग और नॉन कोडिंग टाइप के एचएनआरएनए जो है उसके अंदर एक कोडिंग और नॉन कोडिंग प्रकार के क्रम होते हैं। जो प्रोटीन का निर्माण कर सकता है वह भाग होता है कोडिंग और जो प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकता उसको कहते हैं नॉन कोडिंग। अब हम जानते हैं कि हम दोनों, हमारे पास इसमें से कौन सा आवश्यक है? तो जो कोडिंग वाला भाग है वो हमारे प्रोटीन निर्माण के लिए क्या बच्चों? आवश्यक। और नॉन कोडिंग वाला भाग क्या है? वो हमारे लिए अनावश्यक। तो हम इस भाग को क्या करेंगे बच्चों? हटा देंगे। और ये हटाने के लिए हमें एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, उसको कहेंगे कौन सा? राइबोन्यूक्लियस एंजाइम। कौन सा? राइबोन्यूक्लियस। इसलिए हम कह सकते हैं कि एचएनआरएनए से जो नॉन कोडिंग वाला भाग है, जिसको हम एक और भाग इस तरीके से भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन के भाग को हम हटाएंगे किसके द्वारा? राइबोन्यूक्लियस के द्वारा। दूसरा जो हमारा भाग है कोडिंग भाग, जिसको हम इंट्रॉन भी कहते हैं, इसको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। इंट्रोनों को क्या कर दिया जाता है बच्चों? जोड़ दिया जाता है। और जो इंट्रॉन होंगे, यहाँ पे जो इंट्रॉन है, जो कोडिंग वाला भाग है वो हो गया कौन सा? एक्सॉन। और जो नॉन कोडिंग वाला भाग है वो है क्या बच्चा? इंट्रॉन। इंट्रोनों को हटाने का जो क्रम होगा वो होगा राइबोन्यूक्लियस के द्वारा, और जो एक्सॉन को जोड़ने का काम होगा वो किसके द्वारा होगा? आरएनए लाइगेज के द्वारा। किसके द्वारा? आरएनए लाइगेज। हम देख रहे हैं एक लाइगेज हमारे पास डीएनए के जो ओकाजाकी खंड थे उनको जोड़ने में काम आया था, उसका भी नाम क्या था? लाइगेज। लेकिन उस ओकाजाकी खंडों को जोड़ने के लिए जो काम में आया था वो आरएनए लाइगेज नहीं होके कौन सा था बच्चों? डीएनए लाइगेज।
ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं और जिसके अंदर एक्सॉन को जोड़ने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, आरएनए लाइगेज का, आरएनए लाइगेज। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं इसमें से मुख्य कौन सा है जो इसको हटाने का भाग है ट्रांसक्रिप्शन का, जो राइबोन्यूक्लियस के द्वारा अभी तक का जो पूरा प्रोसेस है वो बच्चों किसके अंदर हुआ है, केंद्रक के अंदर। किसके अंदर हुआ है, केंद्रक। जैसे हम रेप्लिकेशन देख रहे हैं वो भी किसके अंदर हुआ है, केंद्रक की, कोशिका के केंद्रक के अंदर। और जो नॉन कोडिंग वाला भाग है उसको हटाने का जो काम किया गया है राइबोन्यूक्लियस के द्वारा वो भी किसके अंदर हुआ है, केंद्रक के द्वारा। लेकिन अगला जो प्रोसेस हम देख रहे हैं जो एक्सॉन को जोड़ने वाला भाग है वो कौन सी जगह पे होता है, कोशिका द्रव्य में। इसका मतलब ये है कि हम आगे जो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो भी हम कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कोशिका द्रव्य में। इसी प्रकार आपको समझ में आया होगा कि एचएनआरएनए जो है उससे हमने कोडिंग और नॉन कोडिंग वाले भाग हटाकर एक प्रोटीन निर्माण के लिए जो हमारे पास आवश्यक आरएनए होता है, एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए जिसको कहते हैं, उसका निर्माण कर लिया है। अतः अब देखेंगे आगे वाला जो प्रोसेस होगा वो हमारा क्या होगा, ट्रांसलेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के थ्रू से बताइए। धन्यवाद।